मेरा नाम रोहित है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं अपने इस घर में अपनी 2 बहनों के साथ रहता हूँ। मेरे माता पिता की मौत मेरी बड़ी बहन की शादी करने के 1 साल के बाद हो गई थी। मेरी सबसे छोटी बहन 10 साल की है और एक बहन मुझसे 2 साल छोटी है, जिसकी शादी हो गई थी, मगर उसका भाग्य खराब निकला। उसका पति पहले से ही किसी बड़ी बीमारी का शिकार था। ये जानते हुए भी उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी ताकि कोई लड़की घर आए और उनके बेटे का ख्याल रख सके। लेकिन उसकी बीमारी शादी होने के बाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और फिर वो मर गया। मेरी बहन विधवा हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे अपने घर में जगह नहीं दी और फिर वो वापस अपने मायके में आकर रहने लगी थी। वो हमेशा दुखी रहती थी। मुझे उसके घर में आ जाने से आसानी हो गई थी क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं। मैं अकेला ही घर के सारे कामकाज करता था। मेरी छोटी बहन ज़्यादा कोई काम नहीं करती थी। मोहल्ले में इधर उधर खेलती फिरती थी। मैं एक ट्यूशन मास्टर था जो सुबह से लेकर दोपहर तक सरकारी स्कूल में टीचिंग किया करता था और शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। मेरा घर बहुत बड़ा था। शुरू से ही मेरी नीयत गंदी रही थी। मैं स्कूल में साथ पढ़ने वाली टीचर्स पर भी हमेशा नज़र रखता था। कोई भी आज तक मुझसे पट नहीं सकी थी और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं, शादी करूं या किसी को गर्लफ्रेंड बनाऊं, क्योंकि मुझे लड़कियों के नखरे झेलने नहीं आते थे। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी लड़की मुझे अपने नखरे दिखाए जिस पर मेरी जेब खाली हो जाए। आखिरकार पैसा इतनी मुश्किल से कमाया जाता है और मुझे लगता है कि जो लड़के प्यार मोहब्बत में पड़कर लड़कियों के खर्चे उठाते हैं वो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लड़के होते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं करना था। मुझे सिर्फ लड़कियों का वजूद अच्छा लगता था। मैं उनको हमेशा गंदी नज़र से देखा करता था। मेरी नज़रों में हमेशा खूबसूरत लड़कियां बसी होती थीं। मैं किसी भी तरह उनको अपने करीब करने की कोशिश करता था, लेकिन एक शरीफ मोहल्ले में रहते हुए ये सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हालांकि मेरी खुद की भी जवान बहनें थीं और अब तो वो विधवा भी होकर मेरे घर में बैठ गई थी। मैंने सोचा था कि उसके लिए कोई रिश्ता मिल जाए तो दोबारा से उसकी शादी कर दूं, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया था। जिस जगह उसकी शादी हुई थी उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग किया करते थे, इसलिए अब उसके मन में दोबारा शादी करने की इच्छा नहीं थी। वो मेरे ही घर में रहती थी, खाना बनाती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि वो मेरी छोटी बहन पारुल का भी बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल पहले की तरह। उसका नाम शीला था। शीला ने पहले भी घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और अब तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, इसलिए वो इस घर का और मेरा ख्याल पहले से भी ज़्यादा अच्छे से रखती थी। शाम के 4 बजे जिस समय मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे तो मेरे घर का पूरा आंगन भर जाता था। मैं बच्चों से अच्छी खासी फीस वसूल किया करता था। सब लोग जानते थे कि मैं एक होनहार ट्यूशन मास्टर हूँ और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, इसलिए मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चे मेरे पास आया करते थे। मैं बच्चों के साथ सख्ती से पेश आता था। शरारती और पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले बच्चे भी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने से सुधर जाते थे। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल भी आने लगा था। मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थी जिनकी उम्र सिर्फ 10 से 16 साल के बीच में होती थी। जिस स्कूल में मैं नौकरी करता था वो भी 7वीं कक्षा तक का स्कूल था, इसलिए मेरे पास छोटे ही बच्चे आते थे और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे और मेरे ही पास ट्यूशन भी पढ़ने के लिए आते थे। उस शाम पूरे घर में छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई का शोर गूंज रहा था। किचन में मेरी बहन शीला खाना बना रही थी। हमारे घर में कमरे और किचन आंगन से काफ़ी दूरी पर जाकर था। मेरे घर में एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाज़ा दूसरे कमरे की तरफ से भी खुलता था। मैं काफ़ी समय से बच्चों को अध्यापक बनकर पढ़ाया करता था, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी बच्चे का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। वैसे तो मैं शुरू से ही बिगड़ा हुआ रहा था। कभी मैंने अपने माता पिता की भी नहीं सुनी थी। उनकी ही जिद और सख्ती का कारण था कि मैं हाई एजुकेटेड था, जिसकी वजह से मुझे ये नौकरी मिली थी। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं होता क्योंकि मैंने अपनी पूरी जवानी अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी में गुजार दी थी और अब मेरे माता पिता के मरने के बाद मुझ पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। मैं इस जिम्मेदारी को लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन अकेला था। अपने घर का और बहनों का ध्यान मैं ही नहीं रखता तो फिर कौन रखता। मैं अपनी बहनों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था और शीला को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे दिन रात ताने दिया करता था कि तू अपने पति को खा गई है।
मेरा दिमाग दिन ब दिन शैतानी रास्तों की तरफ जा रहा था। जैसे कि पहले मुझे लड़कियां पसंद होती थीं, लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे लड़के अच्छे लगने लगे थे। मुझे लगता था कि लड़कियां अगर नहीं पढ़ती तो फिर लड़के भी बुरे नहीं हैं। मेरे साथ के कुछ दोस्त थे जो लड़कों के साथ ही अपना समय गुजारा करते थे। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे ट्यूशन में पढ़ने आने वाले छोटे मासूम लड़के जो बहुत ही गोल मटोल और सुंदर होते थे, उन पर मेरी नज़र चली जाया करती थी। हालांकि कभी मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस दिन भी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी थे। मैं अपनी जगह कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरी एक एक बच्चे पर नज़र थी। एक बच्चा ऐसा था जिसकी उम्र 10 साल थी। उसका नाम ईशान था। उसकी मम्मी 3 दिन पहले ही उसे यहाँ मेरे पास ट्यूशन पर डालकर गई थी। ये अच्छे खासे खाते पीते घर का बच्चा था, क्योंकि काफ़ी गोल मटोल और सुंदर था। इसका रंग गोरा और भूरे बाल थे। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से साफ झलकती थी और वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। पहले ही बच्चे मेरी सख्ती से बहुत डरते थे, लेकिन अब तो मैं कुछ नया करने जा रहा था। ईशान जब मेरे पास अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए आया तो मैंने उसके गोल मटोल शरीर पर ध्यान दिया। उसके माता पिता अभी हमारे मोहल्ले में नए आए थे। मेरी नियत उसके शरीर पर फिसलती जा रही थी। मैं उसे बड़ी गौर गौर से देख रहा था। अपना काम करवाने के बाद वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था और मैं उसे अभी भी दूर से देख रहा था। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया कि बेटा ईशान, ज़रा मेरे पास तो आओ, दिखाओ तो तुम क्या पढ़ रहे हो। मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में उसे अपने पास बुलाया था। वो छोटा सा बच्चा सहम कर रह गया, क्योंकि उसे बच्चों ने पहले ही बताया हुआ था कि हमारे सर गलती होने पर बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं और बहुत ही सख्त हैं। मैंने उसे उसकी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो उसने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तुम तो बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। मैंने उसे ऊंची आवाज़ में बात की। वो खामोशी से मुझे देख रहा था और मेरे पास खड़ा हुआ था। मैंने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं खड़ा हो गया था। मैंने उसे कहा कि आओ मेरे साथ, और फिर मैं उसे उस कमरे में ले गया जो मेरा अंदरूनी और पर्सनल रूम कहलाया जाता था। वहाँ पर अचानक एक खामोशी छा गई थी। सारे बच्चे डरकर बैठ गए थे। उनको लगा कि मैं ईशान की पिटाई लगाऊंगा, इसलिए वो मुझे और ईशान को हैरानी भरी नज़रों से जाते हुए देख रहे थे। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। सभी बच्चे डर के मारे सहमे हुए थे। दरवाजे के पास खड़े होकर मैंने पीछे पलटकर जब बच्चों की तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाया कि क्या हो रहा है, चलो अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी को बातें करते हुए ना देखूं, अभी थोड़ी देर में आता हूं। मैंने अपनी ज़ोरदार आवाज़ में उनको एक ऐसी धमकी दी कि सारे बच्चे अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए थे। वो क्या पढ़ रहे थे ये तो उन्हें खुद भी नहीं पता था। बस वो इतना जानते थे कि वो मेरा कहना मान रहे थे और उन्हें ऐसा करना ही था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनसे कोई भी गलती हो जाती थी तो मैं उनको सख्त पनिशमेंट देता था। मैंने सबसे पहले तो कमरे के अंदर ईशान को दाखिल किया और उसके बाद मैं खुद अंदर चला गया और कमरे में जाते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। और फिर उसके बाद जब ईशान को मैंने घूर कर देखा तो वो घबरा गया और डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे कमरे के अंदर बंद कर लिया गया है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब गया और फिर उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। वो मुझसे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो मासूम बच्चा था और मैं एक ताकतवर मर्द। उसकी घुटी घुटी चीखने की आवाज़ कमरे के बाहर जा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि बाहर पड़ते हुए बच्चों के शोर में दबकर रह जाएंगी और बच्चों को पता नहीं चलेगा कि कमरे के अंदर ईशान के साथ क्या कर रहा हूँ। किसी ने महसूस ही नहीं किया कि ईशान पर अंदर क्या बीत रही है। वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, मुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे छोड़ दो सर, लेकिन मैं उस पर रहम करने वाला नहीं था। आधे घंटे तक मैंने उसके साथ ये अत्याचार किया और उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ बड़ी आराम और तसल्ली के साथ कमरे से बाहर आ गया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी हवस ईशान के साथ पूरी हो चुकी थी। ईशान अभी भी कमरे में मौजूद था। मैं उसको कहकर आया था कि वो अपना हुलिया ठीक कर ले, अपने कपड़े ठीक कर ले और अपने बाल भी। थोड़ी देर के बाद वो लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, होठ बिल्कुल नीले पड़े हुए थे। मुझे उस बच्चे को देखकर कोई तरस नहीं आ रहा था
और ना ही कोई हमदर्दी हो रही थी। उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो मुझसे बहुत डर गया हो। मैंने फिर से उसे बुलाया और कहा कि आओ बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। लेकिन वो तो बहुत डरा हुआ था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस वो काँप रहा था। मैंने उसको बोल दिया था कि तुम अभी घर नहीं जाओगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में रखी हुई कुर्सी पर बिठा लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए महसूस किया था कि उसका शरीर बुरी तरह से गर्म हो रहा था और वो अभी भी रो रहा था, लेकिन घुटी घुटी आवाज़ में। मैं उसको अपने बराबर में बिठाकर उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डर गया। अब बारी थी कि मुझे उसे अच्छे से समझाना था और उसे धमकी देनी थी। मैंने अपना मुंह झुकाया और उसके कान की तरफ ले गया और उसे सख्त शब्दों में कहा कि खबरदार, जो तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो घर जाकर अपने माँ बाप या भाई बहन में से किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने कुछ भी बताया तो मेरे पास बड़े बड़े चाकू रखे हुए हैं। मैं उन चाकुओं से सबसे पहले तुम्हारी ज़बान काटूंगा, फिर हाथ काटूंगा और इसके बाद तुम्हारे दोनों पैर भी काट दूंगा। या फिर हो सकता है कि मैं अपने चाकुओं से तुम्हारे माता पिता की गर्दन भी काट दूं। मेरी बात सुनकर ईशान और ज़्यादा डर गया था। अब वो थर थर काँप रहा था, उसका दिल अंदर से हिल रहा था। वो मासूम बच्चा इन बातों को सहने के काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसके दिल में इतना डर बिठा दिया था कि वो चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल सकता था। उसके बाद धीरे धीरे सारे ही बच्चे डरी हुई नज़रों से ईशान को देखते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करके छुट्टी होने पर अपने घर चले गए थे और मेरे पास सिर्फ ईशान रह गया था, क्योंकि मैंने उसे जाने से अभी मना कर दिया था। उसे मैंने कई बार और अच्छी तरह से धमकाकर थोड़ी देर के बाद उसके घर भेज दिया था। मैं जानता था कि वो अब किसी को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने उसे बुरी तरह से डरा दिया है और वो बच्चा था, इसीलिए आसानी से मेरी बातों में आ गया। फिर मैं आंगन से उठकर घर के अंदर दाखिल हो गया था। मेरी बहन शीला, जो कि किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी, उसने मुझे अंदर आते हुए देख लिया था। उसने गौर से मेरे चेहरे को देखा। शायद उसे आज मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत दिखाई दी। तभी उसने मुझसे सवाल किया कि भैया, क्या दूसरे वाले कमरे की तरफ कोई बच्चा रो रहा था? कमरे के अंदर से अजीब सी चीखने की आवाज़ आ रही थी। शीला ने मुझसे दबे दबे शब्दों में जब ये सवाल किया तो मैं फ़ौरन ही उस पर भड़क उठा। मैंने उससे कहा कि कितनी बार कहा है कि तुम मेरे काम पर ध्यान मत दिया करो और ज़्यादा ताक झाँक मत किया करो। हमेशा सब तरफ नज़र घुमा घुमा कर देखती रहती हो और कान लगाती रहती हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें अपने घर में नहीं रखा, वरना विधवा लड़कियां भी अपने ससुराल में इज्जत से रहती हैं। मेरे बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं सभी बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। ये आजकल के बच्चे सिर्फ टीवी और मोबाइल में ही अपना ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जहाँ थोड़ी सख्ती करो तो रोने और चिल्लाने लग जाते हैं, और तुम अपने काम से काम रखा करो। मैंने शीला को बुरी तरह से झाड़ दिया था। उसकी दोबारा मुझसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसको ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन मैंने नोटिस किया कि ईशान पढ़ने नहीं आया था, और फिर उसके बाद भी 2-3 दिन तक मैंने उसका इंतज़ार देखा, वो आया ही नहीं। एक दिन मैंने उसकी मम्मी को कॉल करके उसके बारे में पूछा कि वो ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आ रहा, तो पता चला कि उसको तो बहुत तेज़ बुखार है। वो बुखार से बुरी तरह से तड़प रहा है। कुछ ही दिनों के बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं समझ गया था कि उसने अपने घर में कुछ नहीं बताया होगा। मैं इस बात पर मुस्कुराने लगा था। मेरी धमकियों में इतना असर तो ज़रूर था कि बच्चे डर के मारे अपने घर में कुछ बता ही नहीं सकते थे। कई दिनों तक मैं ईशान को इसी तरह से अंदरूनी कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत करता रहा, और वो रोने और चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए एक नया बच्चा आया। फिर मेरा ध्यान ईशान से हटकर इस नए लड़के देवांश पर चला गया। ये बच्चा भी बहुत अच्छा था, सफ़ेद रंग और सेहत वाला। पहले दिन जब ट्यूशन पढ़ने आया तो बड़ा ही शरारती था और पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी शरारतों की वजह से मेरी नाक में दम हो चुका था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। कुछ मेरी नीयत भी ख़राब थी कि मैं अब इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि अपने पास ट्यूशन पढ़ने आने वाले छोटे मासूम बच्चों के साथ गलत कर रहा था। लेकिन देवांश को देखकर तो मेरे दिल में कुछ ज़्यादा ही लालच बढ़ता जा रहा था। उस दिन संडे था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टी थी।
मेरी दोनों बहनें घर से बाहर गई हुई थी। मैं घर में अकेला ही था। जब घर का दरवाज़ा बजने लगा, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो मैंने देखा कि दरवाजे पर देवांश खड़ा हुआ था। उसके हाथ में चॉकलेट्स का पैकेट था। उसने कहा कि सर, मेरा बर्थडे है, मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ ताकि आपका मुंह मीठा करवा सकूं। मैं यहाँ अपने सारे फ्रेंड्स और टीचर्स को चॉकलेट बांट रहा हूँ, इसलिए आपको भी देने के लिए आ गया। वैसे भी देवांश का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो अकेला ही मेरे घर तक आ गया था। उसकी बात सुनकर मैंने उस पर एक गहरी नज़र डाली और उसके हाथ से चॉकलेट ले ली। उसने पैकेट में रखे हुए 2 चॉकलेट निकालकर मुझे दे दिए थे। मैंने उसे थैंक यू बेटा कहा और साथ ही उसको बर्थडे भी विश किया। मैं गहरी नज़रों से आसपास भी देख रहा था कि कहीं कोई हम दोनों को देख तो नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया और कहा कि आओ बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर देवांश बहुत खुश हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आया था। फिर अकेले घर में मैंने देवांश के साथ भी वही किया जो मैं किया करता था। मैंने उसके साथ अपनी हवस को पूरा कर लिया। वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, रो रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ उसका ही टीचर ये सब कुछ करने वाला है। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए, इसलिए मैंने उसके नन्हे से मुंह पर अपना मजबूत हाथ रख दिया था। वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला रहा था। मैंने उसे ज़ोर से डांटा कि खबरदार, जो आवाज़ निकली तो। मैंने उसे डराने की कोशिश की। उससे कहा कि मेरे घर में एक बड़ा सा कुत्ता है जो शोर मचाने वाले बच्चों को काट लेता है। मैं अपनी आंखें निकाल कर उस पर गुर्राह रहा था। देवांश बुरी तरह से तड़प रहा था और मचल रहा था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए थोड़ा भी रहम नहीं था। ठीक इस समय घर के खुले हुए दरवाजे से मेरी बहन शीला दाखिल हुई। पता नहीं उसका सिक्स सेंस था या फिर कुछ और। उसे यह एहसास हो गया कि घर में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। मेरी छोटी बहन पारुल तो घर के अंदर सो रही थी और आज संडे था, बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने नहीं आने वाले थे। तो फिर ये अजीब सी सनसनाहट कैसी थी? ये सारा शक उसके दिल में आ गया था। वो बिना कोई आहट पैदा किए सीधा चलती हुई घर के अंदर अंदरूनी कमरे वाले हिस्से में आ गई, जहाँ एक कमरे में तो पूरी तरह से खामोशी थी, लेकिन दूसरे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा बंद था। शीला ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी भी नज़र जैसे ही शीला पर गई तो मैं घबरा गया था। उसने मुझे देवांश के साथ गलत काम करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था और मैं ये सोचने पर मजबूर था कि ये यहाँ पर इस समय क्यों आ गई। मेरी गिरफ्त में 8 साल का देवांश बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। उसने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। जिस बात का वहम उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था, आज हकीकत उसकी आंखों के सामने आ गई थी। ये सब देखकर वो हैरान रह गई थी। वो ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकी और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने फ़ौरन ही अपनी हालत ठीक की और मैं कमरे से बाहर निकल कर गया। शीला एक तरफ खड़ी अपने चेहरे पर हाथ रखी हुई थी। मैंने एक झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कितनी बार तुमसे कहा है कि दरवाज़ा बजाकर अंदर आया करो? तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं शीला पर भड़क उठा था क्योंकि मैं बौखला रहा था कि उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से कैसे देख लिया। उधर देवांश मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकलकर भाग गया। उसे भागते हुए देखकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बहन की आंखों में देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि भैया, ये सब कुछ क्या है? आप तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, आप उनके अध्यापक हो और यहाँ बच्चों को पढ़ाने के बहाने आप उनके साथ ये गलत काम कर रहे हो। मुझे पहले ही आप पर शक था। मैं अभी जाकर सारे मोहल्ले वालों को आपकी हकीकत के बारे में बताती हूँ, शीला ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा। तो मैं उसकी बात पर घबरा गया था। वो दरवाजे की तरफ भागने लगी तो मैं उससे ज़्यादा तेज़ी में भागता हुआ उसके आगे जाकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम मेरी हकीकत दुनिया के सामने लेकर आओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लोगों से अपने भाई की शिकायत करोगी? इतना कहकर मैंने ज़मीन पर रखा हुआ गमला उठाकर शीला के सर में ज़ोर से दे मारा। कमज़ोर सी शीला सर में मिट्टी का गमला लगने की वजह से बेहाल हो गई। उसका सर फट गया और उसके सर से खून बहने लगा। वो ज़ोर से चीखी थी और फड़कती हुई ज़मीन पर गिरती चली गई। मैंने उसे गुस्से में कहा कि तुम्हारी वजह से देवांश भाग गया।
दूसरी तरफ मेरे दिल में ये भी डर था कि शीला ने सच में अगर किसी को मेरे बारे में बता दिया तो क्या होगा। लेकिन किस्मत अभी भी मेरा साथ दे रही थी। शीला तो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। ज़मीन पर खून बिखरा पड़ा था। मेरा दिल घबरा रहा था, कहीं ये मर गई तो इसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। बस यही सोचकर मैं उसको फटाफट करीबी अस्पताल में ले गया। अस्पताल वालों ने शीला की ज़ख्मी हालत को शक की नज़र से देखा तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मेरी बहन की अपने पति के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें मेरी बहन ने अपने ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। बस और कोई बात नहीं है, जल्दी से आप इसका इलाज कर दो, इसके पति को मैं देख लूँगा। अस्पताल वालों ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया था। शीला के सर में टाँके लगा दिए गए थे। वो अभी तक बेहोश थी। मैं अस्पताल में उसके साथ रात तक मौजूद था, इसीलिए थक गया था। मैं उसको अस्पताल में ही छोड़कर खुद अपने घर वापस आ गया। घर में मेरी छोटी बहन पारुल थी, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसने जब दीदी के बारे में पूछा तो मैंने उसे शीला के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी, इसलिए वो मुझसे इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं भूखा प्यासा घर आया था। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, मुझे खाना दो, तो वो डर के मारे किचन से खाना लेकर आ गई थी और उसने मुझे खाना दे दिया। वो सहमी हुई बच्ची थी। माता पिता का प्यार भी उसे ज़्यादा नहीं मिल सका था। मैं भी उसे कभी मुंह नहीं लगाता था। एक शीला ही थी जो उससे प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। मैं बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था कि शायद शीला को मेरी नीयत के बारे में अंदाज़ा हो गया था। मैंने नोटिस किया था कि शीला पारुल को भी मुझसे दूर रखती थी। वो अच्छा उसे मुझसे बचाकर रखती थी और मेरे सामने नहीं आने देती थी। जब उसकी शादी हो गई थी तब भी वो पारुल को अपने घर बुला लिया करती थी। मेरे पैरों में दर्द होने लगा तो मैंने पारुल को आवाज़ लगाई और कहा कि मेरे पैर दबा दे। वो डरी हुई थी, इसलिए फ़ौरन मेरा कहना मान गई और मेरे पैर दबाने लगी। मैंने ज़ोर से लात मारी तो वो ज़मीन पर जा गिरी थी। मैंने कहा कि तेरे हाथों में जान नहीं है, बस सारा दिन इधर उधर खेलती रहती है, ज़रा मजबूत हाथों से पैर दबा, नालायक कहीं की। मैंने जब सख्ती से उसे डांट दिया तो वो अपना दिल पकड़कर रह गई थी। वो ये नहीं जानती थी कि अपनी बड़ी बहन के साथ साथ उसकी भी साथ सख्ती होने वाली है। 2-3 दिन गुजर गए थे। मैंने पलटकर शीला की तरफ नहीं देखा। मैंने उसके बारे में कुछ अता पता नहीं किया। एक दिन मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था जब अचानक मोहल्ले में शोर की आवाज़ गूंजने लगी। मैं बैठा हुआ अपनी लाल नज़रों से ईशान की तरफ देख रहा था, जो डरा सहमा अपनी किताब में ध्यान लगाया हुआ था और मेरी तरफ से नज़र हटाने की कोशिश कर रहा था। अचानक गली में शोर की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे हंसते हुए पीछे भाग गए। मैं भी दरवाजे पर गया तो पागल पागल का शोर मच रहा था। मैं एकदम चौंक गया। बच्चे भी खुले हुए दरवाजे से बाहर झांक रहे थे। मैंने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तो एक बच्चा सहमकर पीछे मुड़कर बोला कि सर, गली में शीला दीदी घूम रही हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं और सब लोग उन्हें पागल पागल कहकर उनका मजाक बना रहे हैं और कुछ गली के बच्चे तो हाथ में ईंट लेकर उनके पीछे भाग रहे थे। मैं बच्चों की बात सुनकर हैरान रह गया था। बच्चे तो मेरी बहन शीला का नाम ले रहे थे। मैं तो भूल ही गया था कि मैं उसे अस्पताल में छोड़कर आ गया था। मैं भागकर घर से बाहर निकलकर आगे वाली सड़क पर गया। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया था। सामने ही चलते हुए शीला आ रही थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी जिससे लाल खून झांक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे खून के धब्बों से सने हुए थे। उसके गले में दुपट्टा तक नहीं था, यहाँ तक कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो अपने होशो हवास में नहीं थी। बच्चे उसे पत्थर से मार रहे थे और कहने लगे कि पागल पागल। बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। शीला उन पर गुस्सा कर रही थी। उसको इस हालत में देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं खुश हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ, मेरे जुर्म का सबूत ख़त्म हो चुका है। फिर अचानक शीला की नज़र मुझ पर गई। वो मुझे देखकर कहने लगी कि तुम बर्बाद हो जाओगे भैया, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। वो बार बार यही शब्द दोहरा रही थी। मैं शॉक खड़ा हुआ एक तरफ उसे देख रहा था कि कहीं वो पागलपन में मेरी सच्चाई ना उगल दे, लेकिन फिर वो मेरे सामने से ऐसे गुजरकर चली गई जैसे मुझे जानते ही न हो। मेरे दिल को सुकून मिल गया था कि वो पागल हो चुकी है। मोहल्ले के लोग आकर मुझसे मेरी बहन के बारे में पूछ रहे थे कि तुम्हारी बहन को क्या हो गया जो अचानक घर से बाहर निकलकर इस तरह घूमने लगी है। मैंने उन लोगों से झूठ बोल दिया और कहा कि एक दिन छत से नीचे उतर रही थी, सीढ़ियों से पैर फिसला और नीचे आकर गिर गई।
उसके सर पर बुरी तरह से चोट आई थी। मैंने उसका अस्पताल में इलाज करवाया है, लेकिन वो पागल हो गई। मैं रोते हुए कहने लगा, मेरी बहन की पहले ही किस्मत काफ़ी ख़राब थी। उसका पति मर गया, ससुराल वालों ने भी उसे छोड़ दिया और अब उसकी हालत ऐसी हो गई। लोग मुझे तसल्ली देने लगे और कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मैंने उनको ये भी बताया था कि मैं उसे घर में रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी नज़र से बचकर घर से बाहर चली ही जाती है और ऐसे घूमने लगती है। मुझसे अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती। यहाँ तक कि अब तो मैं उसको घर ले जाने की कोशिश भी कई बार कर चुका हूँ, मगर वो घर आती ही नहीं है, और घर आ भी जाती है तो फिर से चोरी चुपके घर से निकल जाती है। मेरी बात सुनकर लोग मुझसे हमदर्दी करने लगे थे। घर में मौजूद पारुल खामोशी से अपने आंसू साफ करती रहती थी। वो अपनी बहन की हालत को अच्छी तरह से समझ रही थी और अपने भाई की नीयत को भी। वो जानती थी कि उसकी बहन के साथ घर में वो हादसा नहीं हुआ था जो मैं लोगों को बता रहा था, लेकिन उसकी बहन ने क्या अपनी आंखों से देखा था, इस बात को तो वो भी नहीं जानती थी। समय गुजरता गया और मेरी असलियत को कोई नहीं पहचान सका। मैं एक अध्यापक के भेष में वो शैतान था जिस पर सब भरोसा करके अपने मासूम बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते थे। मैं लोगों के इसी अंधे विश्वास का फ़ायदा अच्छी तरह से उठा रहा था और बच्चों के साथ अभी भी वही बदसलूकी कर रहा था। उन नन्हे बच्चों की मासूमियत को रौंदना मेरा शौक बन गया था। लोग चाहकर भी मुझ जैसे अच्छे अध्यापक पर उंगली नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और ना ही वो मेरी हकीकत को जानते थे। मैं मासूम बच्चों को इतना ज़्यादा डरा धमका दिया करता था कि कोई भी बच्चा घर जाकर मेरी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। और अगर कोई बच्चा अगर किसी को ये बताने की कोशिश करता कि उनका टीचर उनके साथ गलत करता है, तो उनके पेरेंट्स ये समझते थे कि शायद उनका बच्चा पढ़ाई से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि मैं सख्ती से पढ़ाया करता था, ये बात तो सभी जानते थे, लेकिन मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे हमेशा ही कामयाब हुए थे। उनके अच्छे नंबर्स आते थे, इसलिए तो लोग अपने बच्चों को मेरे पास ही पढ़ाना पसंद करते थे। वो लोग अपने बच्चों को मारपीट कर सज़ा देकर पढ़ने के लिए भेज ही देते थे और साथ ही मुझसे अपने बच्चों पर और सख्ती करने को भी कह जाते थे। मैं तो उनकी बातों पर मुस्कुरा दिया करता था। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं होते थे कि मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आता है और चाहकर भी मुझसे बचने की कोशिश नहीं कर सकता। और मैं खुश होता था कि अब मैं बच्चों के साथ जैसा चाहे सुलूक करूं, उनके पेरेंट्स पलटकर मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करने वाले। शीला की दिमागी हालत तो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकी। वो इसी तरह गलियों में पागलों की तरह इधर उधर भटकती फिरती थी। लोग उसे पागल पागल कहकर बुलाते थे और वो दिन रात मुझे गालियाँ देती रहती थी। मेरा जब भी उससे सामना होता, वो मुझे बुरा भला कहती रहती थी, लेकिन वो अपनी दिमागी कंडीशन बुरी तरह से ख़राब कर चुकी थी। इसलिए वो कभी किसी का नाम लेती तो कभी किसी का नाम लेकर उसे बुरा कहती थी। इसलिए कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। कभी किसी को इस बात का शक भी नहीं हुआ कि इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ और वो जो कुछ भी मेरे बारे में कहती है वो सब सच है। उधर पारुल घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बहन को इधर से उधर गलियों में घूमता फिरता देखकर आंसू बहाती रहती थी, लेकिन मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। मैं उस पर अपनी सख्त नज़र रखे हुए था। उसकी सिर्फ एक पड़ोस की सहेली थी जहाँ वो खुद नहीं जा सकती थी, लेकिन उसकी सहेली घर में आ सकती थी। वो लड़की रिंकी कभी कभी हमारे घर पर आ जाती थी। मेरी बहन पारुल अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर करती थी। एक दिन रिंकी हमारे घर पर आई हुई थी। अब मेरी बहन जवान हो चुकी थी और रिंकी की भी मंगनी हो गई थी। उसने अपने हाथों पर पहनी हुई मंगनी की अंगूठी मेरी बहन पारुल को दिखाई तो वो दोनों आपस में खूब हंस हंस कर बातें करने लगी। पारुल भी उसकी बातों पर दिल खोलकर हंस रही थी। इतनी ही देर में मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने जैसे ही रिंकी को घर में बैठा हुआ देखा तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसको मैं अपना शिकार बनाने के लिए काफ़ी समय से उस पर नज़र रखे हुए था। लेकिन ये लड़की हर बार मेरे जाल से निकल गई थी। हर बार वो न जाने कैसे मुझसे बचती चली गई। अपनी बहन को उसके साथ बातें करते हुए देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने पारुल से गुस्से में कहा कि तुमने इस लड़की को घर के अंदर आने की इजाज़त क्यों दी। फिर मैंने रिंकी की तरफ देखा और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, और तू भी अंदर जा, जाकर घर का कोई काम देख ले पारुल। मेरी कड़क आवाज़ सुनकर रिंकी घबरा गई और वो उसी समय घर से निकलकर चली गई थी। पारुल ने तो रोना शुरू कर दिया। उसकी सहेली वहाँ से भाग गई थी
मगर पारुल का दिल कटकर रह गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बिहेवियर की वजह से उसके दिल को दुख पहुंचा था। वो खामोशी से अंदर जाकर खाना बनाने में लग गई और साथ ही रोती भी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई दोनों बहनों से इतनी नफरत क्यों करता है। मोहल्ले के बच्चे अभी तक मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे। हालांकि अब खुद मेरी बहन 18 साल की हो चुकी थी। मुझे अभी भी शादी करने का कोई शौक नहीं था और मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी में मगन था। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी बहन सुबह सवेरे घर के सारे काम करने में बिजी थी, लेकिन काम करने के चक्कर में वो मुझे दवाई देना भूल गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मुझे पारुल पर बहुत गुस्सा आया। मैंने चिल्लाकर उससे कहा कि मुझे दवाई देना भूल गई हो क्या? जाओ और मेरी दवाई लेकर आओ। उसने घबराकर जल्दी से मुझे दवाई दी और साथ ही मुझसे माफ़ी भी मांगने लगी कि सॉरी भैया, मैं घर के काम में भूल गई थी। मेरी तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सका। वो मुझे दवाई दे चुकी थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो शाम तक बच्चे भी पढ़ने के लिए आ चुके थे। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने अपना एक और शिकार उनमें से चुना और उसे लेकर कमरे में चला गया था। मैं उस बच्चे के साथ भी जुल्म कर रहा था जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने पारुल को दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि शीला की तरह वो भी मुझे ये सब गलत करते हुए देख चुकी थी और वह फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकला और मैंने पारुल को बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी, क्या काम था तुम्हें? तुमसे कितनी बार कहा है ना कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हुआ करूं तो यहाँ पर मत आया करो। वो सहमी हुई खड़ी थी। उसने कहा कि माफ़ करना भैया, वो आपको दूध से जो गोली देनी थी, मैं वही गोली और दूध लेकर आपके पास आ रही थी। मुझे आप दिखाई नहीं दिए। मैंने बच्चों से पूछा कि भैया कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि आप कमरे के अंदर हो, इसलिए मैं आपको ये दवाई देने के लिए यहाँ पर आ गई। मगर आप तो, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब देखकर वो खुद पर काबू न कर सकी, क्योंकि आज उसके भाई की हकीकत उसके सामने खुलकर आ गई थी। लेकिन मैं उसको देखकर हक्का बक्का रह गया था और बहुत परेशान था कि अब उसके सामने भी मेरी सच्चाई खुल गई है। मैंने उसे कहा कि आइंदा अगर तुम मेरी इजाज़त के बिना यहाँ आई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो काँप रही थी, सहमी हुई, डरी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। अब वो समझ गई थी कि यह हकीकत है जिसकी वजह से उसकी बड़ी बहन की दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो समझ गई थी कि उसका भाई शिक्षा की आड़ में मासूम बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी मासूमियत का कत्ल कर रहा है। मेरी बहन के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी अपनी बहन के बारे में सब कुछ जान गया था और अब मैं उसे इस तरह खुलेआम नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी। मुझे पता था कि वो हाथ पैर मारने की कोशिश ज़रूर करेगी। इससे पहले वो दूसरों को मेरी सच्चाई बताए, मैंने उसका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया था। इधर मेरी बहन को मेरी तरफ से बहुत डर महसूस हो रहा था। वो बहुत परेशान थी और मैं बहुत गुस्से में था कि मेरी जवान बहन ने अपनी आंखों से ये सब कुछ करते हुए मुझे देख लिया है। लेकिन मैं जानता था कि पारुल पर अच्छाई का भूत बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह सवार है। मुझे फिक्र भी थी कि कहीं वो सच्चाई सबके सामने न उगल दे। इसलिए एक दिन मैंने अपने एक दोस्त के पास जाने का फ़ैसला किया जो रिश्ते करवाया करता था। मैं उसके पास जा पहुंचा और मैंने उससे कहा कि जल्द से जल्द मेरी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। तुम्हारी नज़र में तो बहुत सारे रिश्ते हैं। मेरी बहन की उम्र 18 साल है, बहुत सुंदर है। मैं उसको जल्द से जल्द विदा करना चाहता हूँ। जो भी अच्छा रिश्ता हो मुझे ज़रूर बताओ। मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारी बहन इतनी ही सुंदर है तो तुम उसकी शादी मेरे साथ करवा दो। तुम्हारी तरह मेरी भी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा दोस्त मुझसे भी उम्र में 4 साल बड़ा था। यहाँ तक कि मुझ में और मेरी बहन में भी पूरे 9 साल का फ़र्क था। लेकिन इस समय मुझे कुछ भी करके पारुल का बंदोबस्त करना था, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी थी। मेरे ऊपर बुराई की ऐसी छाप लग चुकी थी कि मुझे थोड़ी भी परवाह नहीं थी कि मेरी बहन के साथ क्या होगा। ये कैसा मर्द है। अगली सुबह जब मेरी बहन मेरे लिए चाय बनाकर कमरे में लेकर आई तो मैंने उससे कहा कि शाम को तैयार रहना, तुम्हारी शादी है। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई। उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो कहने लगी कि भैया, ये आप क्या कह रहे हो, शादी? मैंने कहा हाँ हाँ, जो तुमने सुना है वही, तुम्हारी शादी है। उसने हैरान होकर कहा कि भैया, लेकिन किसके साथ?
मैंने नज़र उठाकर घूर कर उसे देखा और कहा कि पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी शादी किसके साथ हो रही है या किसके साथ नहीं। ये फैसला करने वाला मैं हूँ कि मुझे तुम्हारी शादी किसके साथ करवानी है। और शरीफ लड़कियाँ ज़्यादा सवाल करती हुई अच्छी नहीं लगती। और तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है, शादी करो और अपने घर जाओ। और हाँ, याद रखना कि बड़ी बहन की तरह अपने पति को मार कर यहाँ वापस मत आ जाना। उसको तो मैंने इस घर में जगह दे दी थी, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बाद मैं चाय पीने में बिजी हो गया था। पारुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी और अब वो मुझसे नफरत करने लगी थी। वो जानती थी कि उसके भाई ने उसकी शादी करने का फैसला किस वजह से किया है, इसी वजह से कि कहीं उसके भाई की असलियत वो मोहल्ले वालों को न बता दे। लेकिन पारुल मेरी तरफ से बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। वो मेरी हकीकत किसी को नहीं बता सकती थी। बस वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर रोने लग गई। जैसे तैसे शाम का समय भी हो गया था। मेरा दोस्त कपिल अपने साथ एक पंडित को लेकर घर में आ गया था। मेरी बहन को भी तैयार कर दिया गया था। मोहल्ले के 2-3 लोगों की मौजूदगी में मैंने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी बहन को खामोशी से भी ससुराल नहीं भेज सकता था, वरना लोग मेरी इज्जत पर सवाल उठाते या फिर वो मेरी बहन का कैरेक्टर ख़राब बताते। उसको तैयार कर दिया गया था और शादी का शुभ मुहूर्त भी आ गया था। वो तैयार होकर चलते हुए जब मेरी तरफ आई तो उसने मुझे ज़ख्मी नज़रों से घूरा था, क्योंकि वो दुल्हे के भेस में मौजूद अपने होने वाले पति को पहचान चुकी थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे लाचार बच्चे घूम रहे थे जिनकी ज़िंदगी में बर्बाद कर चुका था। अगर मेरी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आ जाती तो लोग अध्यापकों पर भरोसा करना ही छोड़ देते। लेकिन मेरी बहन फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है, मगर मैं उसकी सोच से अनजान था कि आखिर वो क्या करने वाली है। शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। मेरी बहन और उसके होने वाले पति को बराबर में बिठा दिया गया था। मेरी बहन खामोशी से बैठी हुई अग्नि को देख रही थी। तभी अचानक वो एक झटके से खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। घर में मौजूद सारे मेहमान उसे हैरानी से देखने लगे, जबकि मैं भी उसे देखकर हैरान रह गया था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो कहने लगी कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। मेरे भैया मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी शादी अपने से बड़े उम्र के दोस्त के साथ करवा रहे हैं और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं फ़ौरन ही चलता हुआ पारुल के करीब गया और उसका हाथ जकड़ने लगा। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो? खामोश हो जाओ और चुपचाप नीचे बैठकर शादी की रस्म को अंजाम देने दो। उसने भी मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि बस भैया, बहुत हो चुका। वो वहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर कहने लगी कि मेरा भाई एक बहुत ही दरिंदा इंसान है। आप लोगों के बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये उनके साथ बहुत गलत करता है। मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने उसकी शादी में अपने मोहल्ले के पार्षद को भी इनवाइट किया था, जो कि मेरी बहन की शादी पर थोड़े से पैसे देने वाला था। ये बात सुनकर उसने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो बेटा, तुम्हारा भाई तो एक बहुत अच्छा इंसान है। पारुल कहने लगी कि यही गलतफहमी तो मैं आप लोगों की दूर करना चाहती हूँ कि मेरा भाई सिर्फ शरीफ दिखता है। वो शरीफ नहीं है और ना ही अच्छा है। पार्षद जी, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने भैया को छोटे मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करते हुए कमरे में देखा है और मैं अपनी आंखों देखकर झुठला नहीं सकती। मेरी बड़ी बहन ने भी भैया को कुछ ऐसा ही करते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने उसके सर पर मिट्टी का गमला उठाकर मार दिया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई और लोग उसे पागल समझने लगे। लेकिन हकीकत में अपनी आंखों से वो कुछ और देख चुकी थी, क्योंकि ये कई सालों पुरानी बात है। मैं उस समय बच्ची थी, अपने भाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकी। लेकिन अब जब मैंने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखी है तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो इस दरिंदे के पास कभी भी उनको पढ़ने के लिए मत भेजना। ये शिक्षा के बहाने उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करता है। ये भी नहीं देखता कि वो लड़का है या लड़की। सब लोगों के सामने आज पारुल ने मेरी सच्चाई खोल दी थी और मैं ये सब सुनकर खामोश हो गया था। आगे उसने कहा कि अपनी सारी सच्चाई छुपाने के लिए ही तो ये मेरी भी शादी अपने दोस्त के साथ करवा रहा है, ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ और उसका राज छुप जाए। आप सबके बच्चे इनका शिकार बन चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर एकदम लड़खड़ा गया था। फिर पार्षद जी भी हैरान रह गए थे और पार्षद जी को याद आया कि कई सालों पहले उनका बेटा ईशान भी मेरे पास पढ़ने आता था और इसी तरह से गिड़गिड़ाकर उनसे कहता था कि मेरे टीचर मेरे साथ गलत करते हैं,
मुझे उनके पास पढ़ने के लिए नहीं जाना, लेकिन घर वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे। अब उन्हें समझ आया था कि उनके बेटे की ऐसी हालत क्यों हो गई थी, क्योंकि वो मेरी दरिंदगी का शिकार होकर अपनी दिमागी हालत ख़राब कर चुका था। उसी समय पार्षद जी ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम्हारी बहन सच कह रही है। मैं डर गया था। मैंने अपनी बहन की तरफ इशारा किया और कहा कि ये झूठ बोल रही है। आखिर इसके पास क्या सबूत है इस बात का? पारुल ने मुझे देखा और कहने लगी, सबूत? सबूत तो वो हर बच्चा है जो आपके पास पढ़ने के लिए आता है। उसने सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग उन सारे बच्चों से नरमी और प्यार से पूछ सकते हैं कि उनका टीचर कैसा है। वो खुद ही आप लोगों को हकीकत बता देंगे। उसी समय पार्षद जी ने पुलिस को बुला लिया और मोहल्ले में रहने वाले उन बच्चों को भी बुलाया जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, और उनसे जब सारी सच्चाई पूछी तो बच्चों ने सहमकर सारी सच्चाई बता दी थी। और इस तरह मेरी दरिंदगी की हकीकत खुलकर लोगों के सामने आ गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मेरी बहन ने मुझे बहुत बुरा फंसाया था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मोहल्ले के लोग मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे बुरा भला कह रहे थे। पुलिस मुझे अपने साथ लेकर जा चुकी थी। मुझ पर मुकदमा चला और फिर मुझे जेल में कैद कर दिया गया। वहाँ पर मैं अपनी सज़ा भुगतते भुगतते बुरी तरह से बीमार हो गया था। न जाने क्यों जब मैं इस जेल में नहीं था तो मुझे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे यहाँ सज़ा मिलने लगी तो मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। मैं चाहता था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मुझे उन बच्चों की चीख सुनाई देती थी जिनके साथ मैंने गलत किया था, लेकिन अब मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकता था। मैं ऊपर वाले से रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरी सज़ा यहीं ही ख़त्म नहीं हुई थी। मैं यहाँ पर कैद था। पुलिस वाले मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरा सारा जुर्म मैंने अपने मुंह से कबूल कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे मैं किसी के सामने जाने के काबिल भी नहीं रहा था। मुझे एक अजीब तरह की एलर्जी हो गई। मेरे पूरे शरीर पर फोड़े हो गए थे। जेल में मुझे एक अलग सेल में बंद कर दिया गया और आज मैं इस दुनिया में ना तो जिंदा लोगों में हूँ और ना ही मरे हुए लोगों में। मैं मौत के लिए तड़प रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मौत आ जाए। शायद मरकर भी मेरी सज़ा कम नहीं होगी। जिन मासूम बच्चों के साथ मैंने गलत किया, मुझे उनकी हाय लगी थी। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बुराई जन्म से नहीं आती, उसे हालात और परवरिश जन्म देते हैं। आजकल माता पिता बच्चों की परवरिश में सिर्फ उनकी शिक्षा और करियर पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी सोच कैसी बन रही है, इस पर गौर नहीं करते। जब एक बच्चा गलत रास्ते पर जाने लगे तो उसकी जड़ें अक्सर घर के माहौल और परवरिश में छुपी होती हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं, मानसिकता और आदतों पर ध्यान न दे, उन्हें सही मार्गदर्शन न दे, तो वो गलत रास्तों पर भटक सकते हैं। जिस तरह एक पेड़ को सही आकार देने के लिए समय समय पर उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह बच्चों के मन को भी सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। माता पिता की लापरवाही सिर्फ एक मासूम को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अंधकार में धकेल सकती है। इसलिए बच्चों की परवरिश में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। एक सजग माता पिता ही एक अच्छे इंसान और सुरक्षित समाज की नींव रख सकते हैं। आज के दौर में माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, बिना ये जाने कि उनके मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की सुरक्षा। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की बातों को गंभीरता से सुने, उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें और जिस व्यक्ति के हाथों में वो अपने बच्चों को सौंप रहे हैं उसकी गहराई से जांच पड़ताल करें। बच्चों की मासूमियत को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही उनका जीवन बर्बाद कर सकती है। जागरूक बने, सतर्क रहें और अपने बच्चों के सबसे बड़े रक्षक खुद बने। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।